2024 के लोकसभा चुनाव का पहला एजेंडा लॉक हो चुका है। ये क्लियर है कि 24 में चुनाव हिंदू वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही लड़ा जाएगा। अब मोदी विरोधी धर्म के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी सब फ्रंट पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन दो सूबों में लोकसभा की 120 सीटें हैं। इन 120 लोकसभा सीटों में ओबीसी और दलित वोट बैंक वाली सीटों पर कैसे बीजेपी से लीड लेनी है, इसकी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। इन राज्यों की पॉलिटिकल पिक्चर क्या कहती है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। क्या 24 के चुनाव का फोकल पॉइंट हिंदू वोट बैंक होगा? कुछ सैंपल्स देखिए। शूद्र, दलित, ओबीसी, विश्वकर्मा, रामचरितमानस, तुलसीदास। पिछले कुछ दिनों से सियासत की धूरी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में यही सारे शब्द हैं। मानस को लेकर जो महाभारत शुरू हुई, उसके ओपनर तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, लेकिन एक एक करके सारे बड़े प्लेयर्स आ गए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले अखिलेश यादव, फिर तेजस्वी यादव और अब मायावती, सब के सब मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। तो छोटा बोलता है, कोई निम्न बोलता है कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है भाई? अखिलेश यादव का एजेंडा तो पहले ही क्लियर था। उन्हें इस वक्त सिर्फ 24 का चुनाव नजर आ रहा है। पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके अपनी चाल चल रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन मायावती, जो अब तक पर्दे के पीछे थी, अब उनकी एंट्री भी हो गई है। मायावती ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए हैं। कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसका विस्तार अब बिहार तक है। 24 का कॉम्बिनेशन धर्म के नाम पर बन रहा है और नजर लोकसभा की 120 सीटों पर है। यूपी की 80, बिहार की 40 और कुल मिलाकर 120 सीटें। इसीलिए बिहार में तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है, उसमें क्या छिपना छिपाना भी नहीं है। जो मौर्य हैं यूपी में, उनको धमकी मिल रही हो मारने की। ये लोग कौन लोग? ये लोग वही लोग हैं जो देश में धर्म के नाम पर चर्चा करा करके देश को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि जो देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन सबको 2024 में देश की गद्दी से उतारने का काम करें। यूपी से लेकर बिहार तक जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है। टेम्पलेट एक है और एजेंडा भी एक है। जो यूपी में हो रहा है वही बिहार में चल रहा है। यूपी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाया, शूद्र शब्द को दलितों के अपमान से जोड़ा। फिर अखिलेश यादव ने उसे सपोर्ट किया। बिहार में वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को देश को बांटने वाला ग्रंथ बताया। अब तेजस्वी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलते हैं। यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन है? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं। देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है। और संविधान हर एक व्यक्ति को, सबको बराबर के नजरिए से देखता है।
सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। कुछ लोग जो कथाकथित ये हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथाकथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है भाई? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों उसी पार्टी से आते हैं जिनके लिए हमेशा से MY फैक्टर सबसे बड़ा रहा है। लेकिन आजकल ये दोनों हिंदू हिंदू की रट लगा रहे हैं। तेजस्वी ने मंच से लंबा चौड़ा भाषण दिया, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, बराबरी और संविधान सबका जिक्र किया, लेकिन नोट करने वाली सिर्फ एक बात थी। जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलते हैं। यही बात तेजस्वी के पोडियम पर बिल्कुल आगे आगे लिखी थी। उसमें साफ साफ लिखा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जैसे यूपी के चुनाव में 80-20 वाला फॉर्मूला आया था, वैसे ही बिहार में तेजस्वी ने 90-10 वाला फॉर्मूला दे दिया है। इस फॉर्मूले के जरिए तेजस्वी 24 के चुनाव को बिहार में अगला बनाम पिछड़ा करना चाहते हैं। मोदी के विरोधी अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास को एक साथ जोड़कर ऐसा किला बनाया था जिसने जात पात की सियासत को खत्म कर दिया था। इसीलिए अब एक बार फिर मोदी के सामने उसी दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की आबादी में स्वर्ण वोट 14.5% है, ओबीसी 31% है, अति पिछड़ा 21%, दलित 16% और अन्य का वोट बैंक 17.5% है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अब 90-10 वाली बात करने लगे हैं। लेकिन यूपी का सिनेरियो भी ज्यादा अलग नहीं है। यूपी में भी ओबीसी और दलित वोट बैंक चुनाव में काफी अहमियत रखते हैं। यूपी में स्वर्ण वोट 19% है, ओबीसी 43%, दलित 21% और अन्य 17% है। यूपी में ओबीसी वोटर हमेशा से समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन यादवों को छोड़कर दूसरे ओबीसी वोटर्स अब बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इस बार नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यूपी में हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। CSDS के आंकड़े कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% यादव, 53% कुर्मी और 60% अन्य ओबीसी वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 23% यादव वोट, 80% कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी वोट मिले। यानी 2012 से लेकर 2019 तक बीजेपी के खाते में अन्य ओबीसी के वोट शेयर करीब 4 गुना बढ़े। ये आंकड़े अखिलेश यादव भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। इसीलिए सारा फोकस ओबीसी पर है। रामचरितमानस तो सिर्फ बहाना है, 24 का चुनाव ही विरोधियों का निशाना है। जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेके आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है, जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु किसी का हित और अहित नहीं है। इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है
कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आज सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। यूपी में सारा बखेड़ा अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया है, लेकिन न स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने को तैयार है, न अखिलेश मानने को तैयार है। अखिलेश यादव ट्वीट करके बीजेपी से पूछ रहे हैं कि क्या पिछड़े और दलित सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं? उसके बाद बीजेपी के लिए इस वर्ग की कोई अहमियत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदिवासी, दलित, पिछड़े सबको मिलाकर 97% वाला कैलकुलेशन दिखा दिया और साथ साथ आरएसएस के लीडर दत्तात्रेय होश बोले पर भी निशाना साधा। उन्हें होश बोले की जगह हंस बोले लिख दिया और पूछा कि क्या गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होश बोले ने जयपुर में कहा था कि जिसने कभी मजबूरी में गौमांस खा लिया हो, उनकी भी घर वापसी हो सकती है। भारत में कितने जनजातियां हैं? 600 से अधिक। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में, मध्य भारत में, वहां के जनजाति तथा हम अलग अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की भी चिंता है, इसलिए वो उस फ्रंट पर भी बीजेपी को माइलेज नहीं लेने देना चाहती। लेकिन अभी तो सवाल ओबीसी और दलित वोट बैंक का है। अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताकर दलितों पर भी डोरे डाल रहे हैं। मायावती ने जब ये देखा तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी टारगेट किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला और ये भी कह दिया कि दलित की बेटी पर हमला करने वाले अपने गिरेबा में झांक ले। अखिलेश से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने बीजेपी को लपेट लिया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहा है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। गेस्ट हाउस कांड वाले जिस बात पर अखिलेश कुछ नहीं बोले, उसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। रही बात 1995 की घटना का, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वो तो बात उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन किया
तो गठबंधन में मुहर लगी तो पुरानी बात अपने आप खत्म हुई। और फिर आज तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में है भी नहीं, और उनके रहते रहते आपने इस बात को खत्म कर दिया, यहां तक कि गठबंधन भी किया। एक मंच पर माननीय बहन जी और श्री अखिलेश यादव जी ने संयुक्त रूप से सभा को भी संबोधित किया, एक जगह नहीं अनेक जगह किया। आखिर एक गिला शिकवा शिकायत थी तो गठबंधन क्यों? 24 के चुनाव में अभी करीब करीब 15 महीने का वक्त बचा है, लेकिन मानस से शुरू हुई ये महाभारत रुकने वाली नहीं है। इसके कितने चैप्टर अभी और आने हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं फायदा ही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।